एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बच्चों वैसे तो ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा तुम्हारे 9 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, क्योंकि ये चैप्टर इतना प्यारा सा है यार, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि यार ये जो चीज है वो जनरल अवेयरनेस वाली है। जैसे कि तुम ये बोलोगे यार हेल्थ क्या होती है ना, और कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं जिसके कारण डिजीज कॉज हो जाती है, क्या क्या हमें चीजें लेनी चाहिए, प्रिवेंशन कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें दिक्कत दे सकती है आगे लाइफ में। वैसे तो बहुत चीजें जो हमें लाइफ में दिक्कत दे सकती है, वो बोला चाहते हैं ना, एक्सेसिव कोई भी चीजें दिक्कत तो देंगी ही देंगी। वैसी सेम चीज यहाँ पे भी है जो हमें वन बाय वन डिस्कस करनी। तो आप ये सोचो तुम लोग कि तुम्हारे ये जो 9 नंबर है ना वो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो यार इस चैप्टर की अगर मैं ब्रीफ दूं ना, तो यार बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि यार हेल्थ क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, उसके अलावा डिजीजेस क्या होती है, कौन कौन सी डिजीजेस फैल सकती है, कौन कौन सी डिजीजेस हम तक ही रह सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिजीजेस प्रोटोज आप बोल सकते हो बैक्टीरिया से हो रही है, या फिर आप बोलो वायरस से हो रही है, अलग अलग जो डिजीजेस कॉज हो रही है, फंगल डिजीजेस, ये किन किन चीजों से, मतलब एक तरीके से आप पैथोजेंस ही बोलते हो उनको, ठीक है, लेकिन डिजीज के हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे यार कि कौन सी चीजें हमें लाइफ में दिक्कत दे सकती है, जहां पे हम बात करते हैं ड्रग्स की, है ना, एडिक्शन की, ड्रग एब्यूज की, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया और वन बाय वन हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज लास्ट तक बने रहना, कहीं मत जाना भाई, लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो यार टॉपिक अपन वो कवर कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं ये बोल रही हूँ कि यार 95% चांसेस है जिसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहना, शुरू करते। तो यार तुम लोग तो बोलते रहते हो, है ना, मतलब मेरे को तो हंसी आती है कभी कभी, लेकिन तुम लोग को भी हंसी आएगी ये बात जान के, जब तुम ये वाली बात जान लोगे कि यार ये तो हेल्दी, अभी मोटा इंसान को तुम हेल्दी कैसे बोल सकते हो यार, वो ओबेसिटी में आ जाता है। हेल्दी हम हैं, जैसे मैं हूं आज, मैं फिजिकली मेंटली सोशली एकदम सही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों में से अगर एक भी चीज मेरी गड़बड़ाई, तो मैं हेल्दी पर्सन में नहीं कहलाऊंगी बच्चों, है ना। तो अभी तुम्हारा अगर बिल्कुल दिमाग है ना, फोकस है तुम्हारा एकदम बोर्ड्स पे, है ना, और तुम बिल्कुल खाना अच्छे से खा रहे हो, सोशली अच्छे हो, फिजिकली मेंटली सब अच्छा चल रहा, तो तुम हेल्दी पर्सन हो। लेकिन जहां तुम्हारा एक भी चीज गड़बड़ आई, वहां तुम बोल दोगे कि भैया, मैं बोल दूंगी तुम अनहेल्दी हो, ठीक है। तो यार हेल्थ का मतलब यही होता है कि यार आप कैसे हो फिजिकली, कैसे मतलब मैडम ठीक है, ये नहीं, ठीक तो सभी है, मुझसे भी आज कोई आके पूछ लेगा मैडम कैसे, मैं बोलूंगी ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें अलग होती है ना। तो आप जब फिजिकली मेंटली सोशली एकदम सही रहते हो, वेलबींग रहते हो यार, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ, ठीक है। तो यार हेल्थ की ना डेफिनेशन बच्चों 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, या कभी कभी तुम्हारी अगर टीचर या जो बोर्ड में ऐसा रहा कि चलो 1 मार्क का दे सकते हैं या 2 मार्क का दे सकते हैं, तो यार इस तरीके से पूछा जाता है कि भैया हेल्थ का मतलब ही यही होता है कि इंसान फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सो देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। दिमाग बोलते हैं, दिल और दिमाग ठिकाने पे, वो सब एक अलग कहानी है, बट हेल्दी ऐसे ही बोला जाता है कि भैया तुम फिजिकली एकदम, फिजिकली मेंटली सोशली एकदम ठीक हो। लेकिन यार कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई भी चीज गड़बड़ा जाती है जिसके कारण हमें डिजीज हो जाती है बच्चों। अब यार डिजीज की मैं बात करूं तो डिजीज होती है 2 टाइप की, एक जो भयंकर फैल जाती है, और भयंकर फैलने में तुम लोगों को तो एक पता ही है कि एक एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा है कि कोविड का हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती है बच्चों जो नहीं फैलती, है ना, कि कुछ तक है, हमारे तक ही है भाई, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऐसी डिजीज कभी कभी भी हो जाती है जो आप बोल सकते हो कि हमें दिक्कत देती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यार इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। वैसे तो यार हम ये वर्ड जनरल टर्म्स में यूज करते हैं यार, ये तो कम्युनिकेबल है, ये तो नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल मतलब फैली जा रही है, फैली जा रही है, अब तुमने जोर से छींक दिया और लो भाई हो गया सत्यानाश सामने वाले का, ठीक है। बट ऐसे बहुत किया है कोविड में लोगों ने, मतलब न्यूज हम इतनी पढ़ते हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीजेस आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछे कि भैया डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म किसको बोला गया, तो तुम क्या बोलोगे? भैया सीधा सीधा पैथोजेंस, सीधी सी कहानी है ना। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। एमसीक्यू में कभी फंस जाए ना
तो मानुश्री मैम को याद कर लेना कि भैया बताई थी। अगर तुम सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हो तो योर लॉस। ठीक है, चलो तो यार बैक्टीरियल, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सारी चीजें जो रहती है इन्फेक्शियस डिजीज रहती है, दीज डिजीज कैन बी पास फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब मेरे बाजू में मस्त एक लड़की बैठी है, मैं सोच रही हूँ वाह यार एकदम सही साट है, जोर से मेरे मुंह पे ही आके छींक दिया। और बहुत लोगों की आदत रहती है, ट्रस्ट मी ये बहुत गंदा लगता है। मतलब मैं आपको लिटरली एक बात बताना चाहती हूँ कि यार कभी ऐसा हो ना तो टोक दो वहीं पे, कहीं भी हो, चाहे तुम पब्लिक प्लेस में ही क्यों ना हो, कि क्यों भैया मुंह पे हाथ रख के छींक लो या खांस लो, या फिर आप अपना हैंकरचीफ ले लो, लेकिन मुंह पे नहीं करना, बहुत गंदा लगता है। ठीक है, तो आप लोग आज से अगर आपकी भी अगर आदत है तो सुधार लो, और अगर दूसरा का भी ऐसा करता है तो उसको भी सुधार दो। ठीक है, चलो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसको क्या बोला है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीज होती है जो ऑफ कोर्स ट्रांसमिट नहीं होती है पैथोजन से, सो दे कैन कॉज्ड बाय द अनहेल्दी, है ना, बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल, है ना, कोई भी मतलब गंदगी से रह रहे हैं, कुछ भी जंक फूड खाए जा रहे हैं, इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन, ढंग की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। अब यार ये डिजीज आगे चल के क्रॉनिक बन जाती है ना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो लाइफ टाइम का सबक दे जाती है बच्चों। ठीक है, सो यस दे आर ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक डिजीजेस एज दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट एलिमेंट, जैसे हार्ट एलिमेंट का मतलब होता है डिजीज, है ना, ये वर्ड पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कभी ऐसा मत सोचना स्पेलिंग अलग अलग है, एलिमेंट्री कैनाल की एलिमेंट्री कैनाल अलग होता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और एलिमेंट का मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है डिजीज। ठीक है, या फिर कैंसर, है ना। अब कभी यार देखो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मन में आता है कैंसर का, क्योंकि कैंसर आज के टाइम पे ना बहुत वैसा हो गया है, मतलब दिल दहल जाता है सुन के। ठीक है, और बहुत कॉमन भी है, तो यार आप ना इसे जज नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी होता है। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अब जरूरी नहीं है कि भैया तुम तंबाकू गुटखा खा रहे हो तो ही तुम्हें कैंसर, या तुम स्मोकिंग करो तो ही कैंसर हो। कभी कभी होता है भाई प्लास्टिक में कोई इंसान ज्यादा खाना खा रहा है, प्लास्टिक वाली चीजें, प्लास्टिक के बर्तनों में, ठीक है, वो चीज बिल्कुल सही नहीं रहती है। कभी कभी ऑयल, है ना, अब तुम लोग ऐसे सोचते होगे ना, अरे यार उनको तो कैंसर हो गया, यार वो तो सुपारी तक नहीं खाते थे, कैंसर हो गया। अरे भैया तुम जाके देख रहे हो क्या कि कोई प्लास्टिक के सामान में खाना खा रहा है, या वो दोबारा री ऑयल यूज वाला खाना खा रहा है, क्योंकि समोसों में सबसे ज्यादा ऐसा होता है। कभी भी प्लीज समोसे उस दुकान के मत खाना जिसका तेल काला दिखे, प्लीज मत खाना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, कार्सिनोजेनिक होता है बच्चों। ठीक है, तो आज की ये टिप थी तुम्हारे लिए, बिल्कुल। वैसे तो घर वाले बोलते ही होंगे, तुम लोग नहीं सुनते हो, बट एक बार मेरी भी सुन लो। ठीक है, अब यार कुछ डिजीजेस, यार पैथोजेंस ऐसी कौन कौन सी डिजीजेस है जो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैंने एक एक डिजीजेस लिखी है बच्चों, है ना, कि भैया बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है। ठीक है, तो वन बाय वन जो है प्रोटोजोन से कौन सी होती है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो टाइफॉइड में आ रहा है ना, टाइफॉइड के बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और खाओ गंदा खाना, गंदा पानी पियो, फिर देखो मजे, टाइफाइड तो होएगा ही, साल्मोनेला टाइफी तो आएगा, और उसके लिए जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, तो भैया ये जो रहता है गंदा खाना खाने से, पानी से होता है। अब यार दिक्कत क्या, सिम्टम्स मतलब क्या क्या चीजें तुम्हें सिम्टम्स के फॉर्म में दिखेगी, हाई फीवर, हेडेक, स्टमक एक, पेट दुख रहा है, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भैया भूख ही नहीं लग रही है। फिर डायग्नोस के लिए क्या होता है, सीधी सी बात है, डायग्नोसिस होता है, और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, विडाल टेस्ट। ठीक है, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। फिर आ जाता है तुम्हारा निमोनी, है ना, निमोनिया। निमोनिया भी भाई ये भी बैक्टीरियल है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब जब सर्दी खांसी होती है तो डेफिनेटली अगर वो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो निमोनिया कॉज करती है। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ एरोजोल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब तुमने कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से, ऑब्वियस सी बात है यार, इन्फेक्टेड पर्सन का एरोजोल यूज कर लिया, पंप वगैरह, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, है ना, उससे भी जो है कंटामिनेशन, मतलब अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में हो जाता है। फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ये जो है क्या है, उसके सारे सिम्टम्स है। रेस्पिरेशन, ITION होना था भैया, ION, ठीक है, आई तो है एन। रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू द फ्लूइड दैट गेट फिल्ड इन द एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई में ना पानी भर जाता है।
ठीक है, हम बोलते हैं ना यार पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, निमोनिया हो गया, वो यही बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड फिल होता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, तो यार जब वो रेस्पिरेशन या फिर हम बोलते हैं कि लंग्स के एल्वियोलाई में जब फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, भरने लगता है ना, वो जो है क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस की अगर मैं बात करूं तो ठीक है यार ये नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बहुत बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर देता है, तो उसको वही बोलते हैं ना यार जो कॉमन कोल्ड वगैरह, उसको ट्रीट करना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यार ये कफिंग स्नीजिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से होता है। अब मान लो तुम्हारे मुंह पे वही छींकना छाकना, या फिर अगर जैसे मान लो कि हैंकी है, अब तुमने अपनी दोस्त से मांगा यार मुझे हैंकी चाहिए, और मालूम पड़ा उसने छींक के रखा है, और तुम मस्त है कुछ ना कुछ ऐसा सूंघ लिया या कुछ भी कर लिया, लो भाई, है ना, उसको तो है तुमको भी हो गया। अब वो वाली कहानी प्लीज मुझे मत देना कि वी आर शेयरिंग, वो शेयरिंग ये चीज शेयरिंग नहीं होती है, ये आगे चल के फिर दुखदाई बन जाती है। ठीक है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स है बच्चों। नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, है ना, मेन जो इफेक्ट्स होता है वो कहाँ होता है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज में देखने को मिलता है। ठीक है, सबका प्रिवेंशन सीधी सी कहानी यही है कि भैया अच्छे से रहो, साफ खाना खाओ, ठीक है, साफ पानी पियो। ठीक है, अनहेल्दी पर्सन से ऑब्वियसली जिनको दिक्कत होती है, मतलब अनहेल्दी पर्सन जो उनसे प्रॉपर दूर रहो। हाइजीनिक बहुत जरूरी है, हाइजीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रिवेंशन में तो ये खुद ही लिख सकते हो यार कि भैया कैसे रहना, तो भैया साफ सुथरे रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट लो, ऑब्वियस सी बात है फिर ये दिक्कत तो नहीं आएगी। और जहां आप देखते हो कि भैया अनहेल्दी पर्सन है, इसको दिक्कत है, तो उससे तो कोसों दूर हो जाओ। ठीक है, और मेक श्योर कि जब आप कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पकड़ते हो तो अपने हैंड्स को कैसे धोना है, सैनिटाइज कर लो या फिर सोप वॉश से धो लो उसको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। मलेरिया, है ना, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाइवेक्स, ये प्रोटोजोन डिजीज है यार, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पहले बता दूं, बाद में ये मत बोलना मैडम पता नहीं था। और कौन कॉज करती है, औरत, आई मीन फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इज अ वेक्टर स्प्रेड बाय द मस्कीटो बाइट। जब होता है तो ठंड लगती है, बुखार आ जाता है। ठीक है, अब इफेक्ट, द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द लिवर सेल, है ना, जब इसके पैरासाइट आएंगे अंदर भयंकर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आरबीसी को डिस्ट्रॉय या रप्चर करते चलते हैं ये। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए। अब उसके बाद आती है अमीबिक डायसेंट्री, अगेन अमीबिक डायसेंट्री। डायसेंट्री से तुम समझ जाओगे कि भैया मोशंस की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा नाम है, मतलब तुम ये मत सोचना वाओ अमीबा तो कितने क्यूट होते, अमीबा ऐसे भी होते हैं जो अमीबिक डायसेंट्री कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो तुम समझ रहे हो वो नॉर्मल अमीबा है, ये अमीबा एकदम घसीट देंगे। ठीक है, तो मतलब ये अमीबा अगर होता है ना, लिटरली बता रही हूँ, ये मुझे हुआ था। ठीक है, और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर बात करें तो ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज है। अगेन हाउस फ्लाइज आर द कैरियर स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड फूड बाय द फीकल मैटर। अब सोच लो, मक्खी जहां बैठी है वो तो खाना ही नहीं है। अब वही बात है ना यार, अभी कोई प्यार से लाके दे देगा तो खा लेंगे, अपन को क्या पता कि प्यार से कहाँ से लाया है कोई। ठीक है, अब तुम लोग अदर वे में मत सोचना, नॉर्मल बता रही हूँ मैं, तो तुमको भी अगर कोई प्यार से लाके दे तो पूछ लेना कहाँ से लाया है, मतलब कहाँ से लाए हो या कहाँ से लाई हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, ताकि पता रहे कि भैया मक्खी वाला खाना तो नहीं खिला रहे हैं, है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, चलो फिर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, है ना, म्यूकस एंड ब्लड इन दी स्टूल। ठीक है, ये वाली चीज तो बहुत रेयर होती है बट होती है। इन्फेक्शन इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये मतलब लिटरली बता रही हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन पे इन्फेक्शन कॉज करती। फिर आता है आपका क्या, एस्कैरियासिस। सो एस्कैरियासिस में एस्कैरिस हेलमिंथीज के बारे में, है ना, 11th में तुम लोगों ने पढ़ चुका होगा। ये किसके थ्रू होता है, अगेन कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीजों से होता है ये। पैरासाइट एग्स आर एक्सक्रीटेड आर इन दी फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेटेड दी सॉइल। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या, मस्कुलर पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, एनीमिया की तक दिक्कत आ जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, फीवर, ये सारी चीजें, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो ये एस्कैरियासिस भी भैया बहुत दुखदाई होता है। ठीक है, वैसे तो ठीक है बट नहीं होना चाहिए। फंगल की बात करते हैं यार, है ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में एक पैर बहुत मोटा चौड़ा सा हो जाता है, हाथी पाँव
जिसको अपन बोलते हैं, वो इतना चौड़ा हो जाता है बच्चों कि अगर मैं बात करूं मेंस की, तो आधा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी वो मतलब ये मान के चलो स्वेल कर देता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पे विचेरिया ब्रोंकोफ्टी या फिर डब्ल्यू मली हेलमिंथीज के कारण होता है। ब्लड सकिंग ब्लैक फ्लाइज एंड फीमेल मस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर। इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द जेनाइटल ऑर्गन, जो जस्ट मैंने अभी तुम्हें शुद्ध हिंदी में बताया वो तुम्हें यहाँ पे बायो वाली लैंग्वेज में बताया गया है। तो लिम्फेटिक वेसल्स स्पेशली ऑफ द लोअर लिम्ब गेट दी ब्लॉक, तो लिम्फेटिक वेसल्स स्पेशली ब्लॉक होते हैं। इफेक्ट इसका क्या होता है एलिफेंटियासिस का, लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। रिंगवर्म्स, तो रिंगवर्म्स खुजली हो रही है, बहुत दूर रहना, अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है, मैं सच बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन। जहां जिसको खुजली हो पहले ही दूर हो जाओ, मतलब जिस इंसान को तुम देख लो ना ऐसे निशान विशान से हो रहे, दूर हो जाना। मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि उसको बिल्कुल गंदा ही ट्रीट करो, नहीं, उसको बोलो कि भैया ट्रीटमेंट लेके आओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज हमें ऐसा लगता है स्वेट के कारण, बट वो निशान पड़ जाता है बच्चों। ठीक है, कहीं भी हो जाती है खुजली, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो यस, रिंगवर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, दीज आर द फंजाई एंड ये स्प्रेड फ्रॉम द सॉइल यूजिंग अ टाल, है ना, कहीं से भी ये कॉज हो सकता है, या तो मिट्टी के थ्रू हो सकता है, टाल यूज कर रहे हो, है ना, क्लोथ्स और कोम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अच्छा एक बहुत प्यारा सा सजेशन है, एक और तुमको एक सजेशन देती हूँ। देखो मैं जो करती हूँ वो तुम्हें बता रही हूँ बस मैं, ठीक है, बिकॉज हम ना रियलिटी में घुस चुके हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यार डैंड्रफ भी वही हाल है, डैंड्रफ भी फंगल इन्फेक्शन है बच्चों। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना ये डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ नहीं बेटा, घिनापन से होता है ना, और घिनापन से भी नहीं हो रहा है ना, तो तुम अपने कोम नहीं धो रहे हो, अपनी वो जो वो होती है ना कोम कंघी, उसको हफ्ते में कुछ नहीं तो कम से कम 2 बार तो धोया ही धोया करो, क्योंकि उससे भी होता है। और अगर मान लो किसी को फंगल इन्फेक्शन है और मस्त वो कंघी कर रहा है, तुमने बोला यार कंघी देना, तुमको उसने दे दी, अब फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो तो होगा ही होगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी की कंघी यूज करना बंद करो, ये नहीं करना है, अपनी कंघी अपने पास, और नहीं भी है तो मत करो कंघी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कर भी रहे हो ना तो भैया धो लो। ठीक है, चलो। सो ड्राई स्केली लिसन, ईची स्किन, ये तो होता ही है, खुजली उजली जो मैं बता चुकी हूँ। इफेक्ट ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प, ये सारी जगह पे अपन को इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो यार बच्चों ये तो थी कहानी हमारे अलग अलग पैथोजेंस की, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि भैया ये जो पैथोजेंस है वो कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यार लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो यार फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, अब जब वो अनहेल्दी पर्सन को बाइट करती है ना तब ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो यार फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जो रहता है, सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि यार वो क्या करता है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बाइट दी अनहेल्दी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को, अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट एंटर्स द मस्कीटोज बॉडी एंड अंडरगोज दी फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो मलेरियल पैरासाइट है ना, जो मलेरियल पैरासाइट है वो कहाँ जाता है, मस्कीटोज की बॉडी के अंदर, और वो फर्दर डेवलपमेंट करते। तो यार यहाँ पे बात इतनी सी है ना कि जब अनहेल्दी पर्सन को, मतलब हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को अगर मस्कीटो ने बाइट किया तो वो अपने जितने भी स्पोरोसाइट है ना वो कहाँ छोड़ देती है, ब्लड स्ट्रीम में। अब वो ब्लड स्ट्रीम से सीधी सी बात है वो लिवर के थ्रू जाके वो क्या करता है, आरबीसी को रप्चर कर देता है, जिसके कारण हमें मलेरिया कॉज होता है। और ये सारी कहानी एक ही करती है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे लिखा है प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोसाइट, द इन्फेक्शन फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, स्पोरोजोइट रीचेस द लिवर वाया ब्लड स्ट्रीम, है ना, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो स्पोरोजोइट्स है वो कहाँ जाएंगे बच्चों, लिवर में जाएंगे। एंड देन यहाँ पे वो क्या करने लगेंगे, सीधा सीधा हमारे आरबीसी को अटैक करने लगेंगे, रप्चर करते हैं ये। ठीक है, सो रप्चर आरबीसी रिलीज द हीमोजोइन, दिस टॉक्सिक प्रोड्यूस चिल एंड रिकरेंट फीवर एवरी 3 to 4 days, आता है जाता है, भयंकर हालत खराब हो जाती है ना। तो ये साइकिल है तुम्हारे सामने, इस साइकिल को तुम ध्यान से देखो, ये साइकिल इससे मिलती जुलती साइकिल तुम्हारी बुक में भी दी गई है, और इसको कर लो तुम लोग इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है बच्चों, तो यार बच्चों ये तो तुमने देख ली लाइफ साइकिल, जहां पे मैंने तुम्हें ये बताया कि यार ये लाइफ साइकिल आधी वाली जो है वो ह्यूमन होस्ट एज अ ह्यूमन की बात करी गई है,
और जब मस्कीटो में होता है उसमें क्या होता है, ये चीज बताई गई है। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी याद रखना। अब यार इम्यूनिटी क्या होता है, सीधी सी बात है यार, अभी इतने लोग सरवाइव कर पाए ना कोविड में, बहुत सारे रीजन है। कहीं ना कहीं तो वैक्सीन भी कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करती है, बट यस खुद की इम्यूनिटी भी बहुत मैटर करती है कि यार बॉडी वहां अपने आप को कैसे खड़ा रखती है या कैसे फाइट करती है कोई भी अननोन ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉरेन पार्टिकल से जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है, इम्यूनिटी। एंड सीधी सी बात है, उन फॉरेन पार्टिकल्स को हटाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी की ही होती है। So immunity is defined as the ability of an organism to recognize the foreign material and organism, ठीक है, चाहे foreign material हो या organism हो या कोई भी chemical हो, that enters the body, mobilize the cells and cell products so that foreign material may be removed from the body। तो recognize करके withstand करना ना, उसको क्या बोला गया, इम्यूनिटी। अब यार इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक जो हमें बर्थ से ही मिल जाती है, एक जो हम अक्वायर्ड करते, मतलब बर्थ के बाद हम लेते। ठीक है, तो जो बर्थ के टाइम पे हमें मिलती है ना, द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम, उसको अपन बोलते हैं इन्नेट। एंड अक्वायर्ड मीन्स जब हम बाहर से उसको अक्वायर करते, इज समथिंग दैट वी अक्वायर ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन, मोर ओवर इट इज पैथोजन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, तो यार बाद में जो हम अक्वायर्ड करते हैं बर्थ के बाद, उसको अपन क्या बोल देते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यार ये सारी कहानी जब इम्यूनिटी की चल रही, तब हम यार इसको तो नहीं भूल सकते जिसका नाम है एंटीबॉडी, क्योंकि यही एंटीबॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है फाइट करने से, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यार एंटीबॉडी बॉडी वाई, तो यार इसका स्ट्रक्चर भी ना कुछ ऐसा रहता है वाई शेप का। ठीक है, वाई शेप का स्ट्रक्चर रहता है जहां पे तुम्हें चेन्स देखने को मिलेगी सल्फर की, जिसको हमने डाइसल्फाइड चेन के नाम से भी बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स उससे अटैच होते हुए नजर आते। अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी इसके बाद, बट हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो यार अगर मैं बात करती हूँ एंटीबॉडी की ना, तो हमारे अंदर टोटल जो बहुत काम की होती, 5 जो हमें पढ़नी है, 5 एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 5 एंटीबॉडी में IgG-M-D-A-E, ये याद रखना। ठीक है, सो एंटीबॉडी G-M-D-A-E, सो IG के नाम से याद रखना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ IgG की। तो यार ये जो है ना IgG सबसे ज्यादा अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा तुम ये बोल सकते हो पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, एंड IgG जो रहता है वो स्पेशली क्या काम करता है, जो प्लेसेंटा रहता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये फ्रॉम मदर, मतलब मदर का जो प्लेसेंटा रहता है उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है बच्चों कहाँ, फीटस में, ताकि वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो यार ये जो चीज थी ये इनको तो बाय द बर्थ टाइम ही मिल गई, है ना, दैट प्रोटेक्ट्स द इन्फेंट अंटिल देयर ओन इम्यूनिटी डेवलप, है ना। तब तक वो प्रोटेक्ट करता है, तब तक जब तक बच्चा अपनी खुद की इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर लेता, तब तक जो है वो प्लेसेंटा काम करता है कि भैया नहीं, इसको मुझे इम्यूनिटी देनी है। IgA, भैया IgA जो है बच्चों, IgA एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी जो मदर्स का जो पहला मिल्क होता है ना, येलो कलर का जो निकलता है, या फिर हम बोलते हैं उसको कोलोस्ट्रम, हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो उसमें वो चीज होती है, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी ना, तब मैंने तुम लोग को बताया था कि यार उसमें इतनी ताकत रहती है ना कि वो क्या करता है बच्चों, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है ना, तब मदर को अपना मिल्क पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड यस ड्यूरिंग द लैक्टेशन, वही बात बोली गई है, IgE इज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स देने का काम, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस में जो रिस्पॉन्स देता है वो कौन देता है, IgE। अब बात करते हैं किसकी, IgM की। IgM तो अपन भूल ही गए। तो यार ये जो IgM है ये रिस्पॉन्स करता है किसमें, ये रिस्पॉन्स देता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में। ठीक है, रिस्पॉन्स इन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करता है या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, एंड IgD जो रहता है वो क्या करता है, IgD की मैं अगर बात करूं तो ये क्या करता है, इंड्यूस दी एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, इंड्यूस दी एंटीबॉडी रिएक्शन, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, तो यार ये तो कहानी थी एंटीबॉडी की, जिसका स्ट्रक्चर तुम यहाँ पे देख रहे हो यार, है ना। 2 तरीके की देखो यहाँ पे चेन होती है, एक होती है लाइट चेन, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक है लाइट चेन बच्चों। ठीक है, तो दूसरा है यहाँ पे डार्क चेन, ये वाला है लाइट चेन एंड दिस वाला इज हैवी चेन।
ठीक है, दिस वन इज हैवी चेन, है ना, और यहाँ पे वही सेम चीज बोली गई है, एंड ये अटैच्ड है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, एंटीजन आके बाइंड हो जाते हैं और फिर वहां से रिस्पॉन्स जो है हमें मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल एंटीबॉडी का होना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि इम्यूनिटी हमें मिलती रहे, हमें इम्यून होना बहुत जरूरी है, वरना हम आए दिन बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, और वो हमें पसंद नहीं है ना। तो आए दिन हमें क्या नहीं होना है, बीमार नहीं होना है बच्चों, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है यार? एक्टिव इम्यूनिटी तो सीधी सी कहानी है यार, कि ऐसे एंटीबॉडीज जब हमारी रेडी रहे, ठीक है, जब फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे उससे फाइट करने के लिए एकदम रेडी रहे, उनको बाहर से कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस। जब एंटीजेंस आ रहे हैं तो हमारी एंटीबॉडी जो रहती है वो प्रॉपर रेडी रहती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। सो इफेक्टिव रिस्पॉन्स टेक सम टाइम, एंड वैक्सीनेशन जो है मेन जो रीजन रहता है वो वैक्सीनेशन के थ्रू ये सारी चीजें होती है, कि जैसे यार आज मैंने कोई भी एक वैक्सीन लगवा लिया, मान लो पोलियो का लगवा लिया, तो यार मेरी बॉडी में उस चीज का एंटीबॉडी बन चुकी है, अब एंटीजन आएगा तो माय बॉडी इज रेडी टू फाइट, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें वैक्सीनेशन के थ्रू होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रेडीमेड एंटीबॉडीज की भी जरूरत होती है बच्चों, और उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। मतलब उस टाइम पे हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी नहीं है, उस टाइम हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडी है ही नहीं उस एंटीजन को फाइट करने के लिए, तब क्या होता है, बाहर से एंटीबॉडीज डालनी पड़ती है ताकि उस एंटीजन से फाइट कर सके हमारी बॉडी। So yes, giving the ready-made antibodies to get the quick response against the pathogen is termed as the passive immunity. Injecting antitoxins for the snake bite which contain antibodies against the venom is the passive immunization. तो यार बच्चों है ना, अभी तो हमने एक और इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, इन्नेट वगैरह, इन्नेट इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि भैया इन्नेट इम्यूनिटी में बहुत सारी चीजें हो जाती है कि यार हमें बाय बर्थ ही सब कुछ मिल जाता है, और प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, स्किन वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अक्वायर्ड में हम बाहर से स्पेशली पैथोजेंस के लिए अक्वायर्ड करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव में कि एंटीबॉडीज एक में पहले से ही प्रेजेंट है और एक में ऊपर से डाली जा रही है, ठीक है। फिर आता है वैक्सीनेशन। तो यार वैक्सीनेशन क्या होता है, सीधी सी बात है, जो भी एंटीजन या वीक एंटीजन रहता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सके, कि कल को अगर वो दोबारा आए तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले कि नहीं भाई ये एंटीजन तो पहले आ चुका और अब मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूसेस पैथोजन एंटीजेनिक प्रोटीन और इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन, सो द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, and these neutralize the pathogen agent involving the infection. So vaccines में अगर मैं बात करूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the vaccines, एक मिनट, तो वैक्सीन प्रोड्यूसेस बी एंड टी सेल्स, ठीक है, बी एंड टी सेल्स विच जनरेट मेमोरी, है ना। मैंने जैसे कि बताया कि यार उसको याद रहेगा, मान लो अभी वैक्सीन डाली, तुमने देखा होगा कोविड की वैक्सीन में भी वही चीज हुई है, ठीक है। कोविड की वैक्सीन में क्या हुआ है कि भैया कोविड की वैक्सीन में वैक्सीन डाल तो दी, ठीक है, लोगों को बुखार आने लगा बहुत सारे, इनफैक्ट सर्दी खांसी सब हुआ है, विच इज द कॉमन सिम्टम लाइक कोविड। तो हाँ ना, कहानी तो वही ना, वैक्सीन डाला है, तो वैक्सीन डाला है तो वो पर्टिकुलर एंटीजन का वीक एजेंट डाला है, ठीक है। तो जब डाला है तो बॉडी रिस्पॉन्स तो करेगी ही। अब बॉडी ने लेकिन क्या किया है, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाई है, ठीक है, बी और टी सेल्स की अगर हम बात करें तो यार वो मेमोरी के लिए उन्होंने बना के रख लिया है कि कल को अगर सेम एंटीजन आया तो मेरे मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो yes, which generates the memory, and when the same pathogen infects the body, it is identified rapidly. और वही सेम कहानी जो मैंने बोला है ना, रैपिडली आइडेंटिफाई करेंगे और लड़ेंगे जितना मन चाह रहा है उतना, ठीक है। अब यार यहाँ पे तो थी बात की इम्यूनाइजेशन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ड छूटा है बच्चों यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन। तो सीधी सी बात है, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी ऑब्वियस सी बात है उसके अगेंस्ट, मतलब वैक्सीन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो गई है,
ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ गई, इम्यूनिटी आ गई। अब कल को कोई पैथोजन आएगा तो मेरी बॉडी एकदम क्या रहेगी, रेडी रहेगी, ठीक है। और वो जब रेडी रहेगी फाइट करने के लिए, तो उसी को अपन ने क्या बोला, इम्यूनिटी बोला। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब वही होता है कि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं बच्चों वैक्सीन एंड वैक्सीन के थ्रू क्या मिलती है, हमें इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। अब यार सबसे बड़ी बात है कि यार इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो यार हमने ना ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी है। मतलब कि ये मान के चलो, हमने ना जब फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, तो तुमने ये चीज जानी थी कि यार फ्लूइड के बारे में जब हम पढ़ते थे तो यार हम ये पढ़ते थे कि ब्लड भी है और लिम्फ भी है। मतलब बॉडी में ब्लड भी फ्लो हो रहा है, लिम्फ भी फ्लो हो रहा है। यस, बिल्कुल सही है। तो जो लिम्फ रहता था ना, उसका मेन कैरेक्टर ही, हम मेन फंक्शन ही बच्चों ये पढ़ते थे कि भैया ये जो काम दे रहा है, ये सिर्फ फंक्शन, इसका मेन काम ही है ये लिम्फ का, कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, बात तो एकदम सही है, ठीक है। तो यार जब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो यार इसमें हम बोलते हैं कि यार लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, सेल्स एंड एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। तो ह्यूमन सिस्टम में, है ना, इम्यून सिस्टम, नॉट ह्यूमन सिस्टम, इम्यून सिस्टम में बच्चों ये तीन चीजें मेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब इसी में ही पढ़ते हैं, पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो आते हैं, एक आता है आपका थाइमस, दूसरा आता है आपका बच्चों बोन मैरो, ठीक है, जहां पे लिम्फोसाइट डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं टू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, है ना, पर्टिकुलर उसी के, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। आपका स्प्लीन आ जाएगा, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। ऑल्दो अपेंडिक्स का कोई एज सच मेजर रोल है नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें दिक्कत आई तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तुमने पढ़ा होगा। सो दीज आर द साइट फॉर द रिएक्शन एट एंटीजन, दे बिकम इफेक्टर सेल्स आफ्टर द प्रोलिफरेशन, मतलब वो मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो यार ये जो है ना, तो यार ये जो रहते हैं ये कैसे हो जाते हैं, इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं, किसके बाद, आफ्टर दी प्रोलिफरेशन, मतलब मल्टीप्लाई, रैपिडली मल्टीप्लाई होने के बाद। इसके अलावा यार बच्चों और मेजर चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है डिजीजेस के बारे में, कि यार और क्या क्या चीजें हैं जो मतलब एक्सेसिव हो सकती है, जिसका कोई आज भी तोड़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्स, ठीक है। तो एड्स जो है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, तो यार ये जो होता है ना, अकेला हमारे दिमाग में तो ये डाला जाता है कि यार ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यार ये तो बिल्कुल अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाएगी, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में यही है। बट यार इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको इंजेक्ट किया और उसके थ्रू, मतलब उसका ही सेम सीरीज लेके हेल्दी पर्सन में डाल दिया, उसके थ्रू भी होता है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण एड्स होता है। अकेला एड्स एसटीडीज नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है बच्चों, ठीक है। मतलब वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन अकेला सेक्सुअली से नहीं होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता, और भी चीजों से होता है, ठीक है। तो यार अलाइजा इसका बहुत ही ऐसा टेस्ट है जहाँ पे पता लगा सकते हैं कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसका एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं, और ये इजीली डायग्नोस नहीं होता है, मतलब इंसान को हो जाता है और उसके बहुत टाइम बाद उसको वो पता चलता है कि इसको एड्स है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो है वो रेट्रोवायरस रहता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, आईएमपी लिख लो बच्चों, पूछा जाता है, पहले ही बता दूं, पूछा जाता है ये, ठीक है। सो वायरस जो रहता है वो हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है, वेयर इट रेप्लिकेट्स एंड मल्टीप्लाई, रिजल्टिंग इन द मार्क्ड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है, इतना वीक कर देता है कि ना ही इंसान कुछ खा पाता है, क्योंकि मन ही नहीं होता है, खड़े नहीं हो पाएगा, और लास्ट में बिल्कुल एक डेड बॉडी, मतलब एकदम एक एक आप हड्डियां ऐसे देख सकते हो, इतना पतला हो जाता है वो, क्योंकि बॉडी में तब तक इम्यूनिटी नहीं बचती है बच्चों, ठीक है। सो द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम इम्यूनोडेफिशिएंट आफ्टर द वायरस अटैक, या हमारे हेल्पर टी सेल्स या फिर टी हेल्पर सेल्स, कुछ भी बोल सकते हो, उस पर अटैक करता है, जिसके कारण जो है इम्यूनिटी पूरी खत्म होने लगती है इंसान की, ठीक है। तो यस, 8 पेशेंट बिकम प्रोन टू वेरियस डिजीज लाइक माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा, फंगल एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस। अलाइजा इसका टेस्ट है जो डायग्नोस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैं बताया
sexually intercourse, contaminated blood transfusion, using infected syringe and from mother fetus, है ना, मदर अगर को है तो fetus को भी ये चीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, बट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की गई है। एड्स को बताने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अरेंज किए गए थे बच्चों, ठीक है। सो नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स बाय एजुकेटिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। जरूरी तो है अवेयरनेस, है ना, वरना पता नहीं चलता है ना यार कि मतलब क्या, कुछ समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ने जो है बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रखा, और इनफैक्ट जितना मैं बता पाऊँ, मतलब जितना मैंने देखा है और जो होते भी है यार, कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यार अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कैंसर। तो कैंसर की यार कहानी तो कुछ अलग ही है ना। जब नॉर्मल सेल्स कम होने लगते हैं और कार्सिनोजेनिक या कैंसरस सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स बढ़ने लगते हैं, उसके कारण कैंसर होता है, जिसके कारण हमें ट्यूमर देखने को मिलता है, या फिर आप बोलो सिस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यार कैंसर्स की मैं बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनिग्न और मैलिग्नेंट। तो बेनिग्न जो रहता है वो कैसा रहता है, ओरिजिनल लोकेशन पे कन्फाइंड एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट जो बहुत खतरनाक होता है यार बच्चों, वो आसपास के सारे टिश्यूज, बॉडी पार्ट सबको डैमेज कर देता है, ठीक है। तो कैंसर की मैं बात करूं, अगर इसका पता लगाना है तो लोग MRI, CT स्कैन, ब्लड का टेस्ट वगैरह ये सब करवाते हैं ताकि पता लगा सके कि हाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में भी बहुत लोग बच्चों, सर्जरी हो गया, है ना, सर्जरी करवा लेते हैं, या फिर आप बोलो थेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें जो है ये किस में आ जाती हैं, ट्रीटमेंट में आ जाती है, जहां वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यार अब इसको रोके कैसे, जैसा कि मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बताया भाई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा ऐसा इनहेल कर रहे हो, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कार्सिनोजेनिक कुछ चीजें वो इनहेल कर रहे हो, या फिर आपका खाना, आपकी डाइट बहुत अलग जा रही है, जंक फूड जा रहे हैं, उसके कारण जो है ये कॉज होता है। तो मेक श्योर ये चीज आप नहीं करो, ठीक है। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसका मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को इंतजार था, ड्रग के बारे में। तो यार ड्रग्स की मैं बात करूं, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, तो यार ड्रग्स की हम बात करते हैं ना यार नॉर्मली, तो ड्रग्स ना ऐसे काम आता है कि यार कुछ कुछ चीजों को ट्रीट करने में, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चला जाए तो या तो वो ड्रग अब्यूज में कहलाएगा या तो वो एडिक्शन में कहलाएगा, ठीक है। जो आजकल की जनरेशन जैसे कि तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग को अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि भाई ये सब चीजें बहुत गलत है, ठीक है। जैसे कि आपका ओपियोइड हो गया, कैनाबिनॉइड हो गया, कोकेन, हीरोइन, है ना, हशीश हो गया, ठीक है, हर्ष नहीं हशीश हो गया, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ड्रग्स में आ जाती है। जब आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हो तो उसका अब्यूज या फिर आप बोल सकते हो एडिक्शन होने लगता है, जिसके कारण अल्टीमेटली अगर वो लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में पाई जाए तो इट कॉज डेथ ऑल्सो, ठीक है। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ड्रग इज अ थेरेपेटिक सब्सटेंस यूज्ड इन द कंट्रोल, प्रिवेंशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। जैसा कि मैंने बताया कि यार ड्रग तो ठीक है, क्योंकि अगर वो एक लिटिल अमाउंट, जैसे हम दवाइयां ले रहे हैं वो भी तो वही है, लेकिन यार वो एक हम नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ले रहे हैं कि जब वो बॉडी स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, बॉडी में जाए तो हमें दिक्कत नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैंने ज्यादा प्योर फॉर्म में और ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो ये मुझे जरूर दिक्कत दे सकता है। सो एडिक्शन इज डिफाइंड एज अ पर्सन्स हैबिचुअल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंस manifested by the stimulation, depression and distortion of the body's normal function, ठीक है। और तो आजकल तुम लोग देखो बच्चों को बहुत ये चीज होती है, और मैंने लोगों को भी देखा है कि यार डिप्रेशन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले ऐसी चीज लेते हैं जो दिक्कत देती है, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, स्मोक हो गया, अल्कोहल, नहीं, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। मेडिटेशन करो, और भी बहुत सारी चीजें जहां पे आप डाइवर्ट कर सकते हो, बट लोगों ने उसको एकदम फैशन जैसा बना लिया है, विच इज नॉट गुड एट ऑल फॉर योर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ में फ्यूचर के हिसाब से अगर देखो, अगर एडिक्शन हो जाए तो फिर वही ले जाना पड़ता है ना, ये छुड़वाने के लिए,
है ना, तो वो चीज ऐसे नौबत नहीं आनी चाहिए। तो यार ये जो चैप्टर था बच्चों, ये जो चैप्टर था ये पूरा अपना पूरा का पूरा जो है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। और अब हम पढ़ेंगे कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं यार कुछ MCQs जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिजीजेस इज देयर अ substantial increase in the activity of the mast cell observed in the human body। तो mast cell जो रहता है WBC white blood cell का पार्ट रहता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्पेशली ये चीज हमें एलर्जीज में देखने को मिलती है, ठीक है, जो क्या रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, CBSE में आया है ये पेपर में 2024 में, ठीक है। इसके बाद इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय। तो यार इंटरफेरॉन्स की अगर मैं बात करूं जो कि प्रोटीन है, ये कौन सीक्रेट करता है, तो भाई ये जो सीक्रेट करता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द साइटोकाइनिन बैरियर्स जो हमें इन्नेट इम्यूनिटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बैरियर्स के बारे में बता रही थी, ठीक है, तब यहाँ पे वो चीज आती है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स आर द पार्ट ऑफ द साइटोकाइनिन बैरियर्स दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब बर्थ से ही जो इम्यूनिटी हमें मिली रखी है, ठीक है। सो दे आर द प्रोटीन सीक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, वायरल इन्फेक्शन से। भैया इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन्स पूछा जा सकता है, ठीक है। जो कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाते वक्त ही डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग वो चीज एज अ इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो। द डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट काउंट इन द ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंटीबॉडीज। नहीं, उल्टा है, गलत है ये आंसर, डिक्रीज होएगा। मतलब आंसर क्या है, सी, उल्टा कर दिया ऊपर नीचे, और आंसर क्या है, सी है, ठीक है। तो ये मत समझना ये सही है, आंसर इज सी। दैट मीन्स टी लिम्फोसाइट गिरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार बच्चों एंटीबॉडीज भी जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। सिलेक्ट द पैथोजेंस मिसमैच्ड विद द सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीज कॉज इन द फॉर्म by it from the given below, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट इज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। अब मिसमैच वाला ढूंढना था, मैच वाला मत ढूंढ लेना। अक्सर तुम लोग ये गलतियां करते हो, तुम लोगों को पता रहता है बट कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर इतना आ जाता है, इतना आ जाता है कि तुम मिसमैच की जगह मैच पड़ जाते हो, ठीक है। तो यार ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। टेटनस एंटीटॉक्सिन्स, जिसको टेटनस टॉक्सॉइड के नाम से भी जानते हैं, व्हेन इंजेक्टेड इनटू, हाँ ये हमें पता है यार, ऊपर से डाल रहे हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इन ह्यूमन, दे आर सीक्रेटेड बाय, तो दैट इज वायरल इन्फेक्शन सेल्स। अब ध्यान से सुनना यार, ये इंटरफेरॉन्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2-3 बार आ गया। तो इंटरफेरॉन्स जो आता है वो कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यार ये चीज एक बार देख लेना। असर्शन रीजन, ठीक है, एड्स इज अ सिंड्रोम कॉज्ड बाय द HIV एंड रीजन, HIV इज अ वायरस दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम विद DNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। सो ऑप्शन इज C is correct. फिर human have the innate immunity for protection against the pathogens that may enters the gut along with the food. What are the two barriers? 2 बैरियर के नाम बताना है, एक हो गया फिजिकल, तो दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल में क्या क्या आ जाता है बच्चों, GIT का जो ट्रैक रहता है, आसपास जो लाइनिंग रहती है एपिथेलियम की, है ना, एपिथेलियम की जो लाइनिंग रहती है उसके कारण प्रोटेक्शन मिलता है। फिजियोलॉजिकल की बात करें, एसिड जो रहता है स्टमक में, सलाइवा जो हमारे माउथ में रहता है, ये सारी चीजें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। मुंह में थूक आना इज ऐसा कुछ नहीं बुरा है, लेकिन मुंह किसी के मुंह पे थूकना इज बुरा है ना, बात करते समय, बट कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना है कि बात करते समय मुंह पे थूक रहे हो, नहीं, वो थूक मुंह में ही रहे तो अच्छा है, सलाइवा मुंह के अंदर ही रहे तो ही अच्छा है। नाउ आइडेंटिफाई and name the disease in which the patient cells lose the property of the contact inhibition। भाई ये नाम से ही समझ में आ रहा है, बात यहाँ पे कैंसर की गई है। मैं तुम्हें कैंसर का डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कैसे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। एंटीबॉडी के बारे में इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, एक बार पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो यार बच्चों ये तो चैप्टर था जो 9 नंबर का, जो मैं जानती हूँ तुम्हारे 9 नंबर कहीं नहीं गए हैं, बस तुम्हें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि यार सीधी सी बात है
आपके सीबीएसई में चीजें बदलती रहती है, तो बनी बात है क्वेश्चंस का पैटर्न भी जो है वैसे तो सेम है, बट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं वो आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो हम ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यार वो टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी पढ़ना, लेकिन वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हो, जो मैंने करवाए। ठीक है, सो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लाते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।